नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए एपिसोड में। ये सवाल जवाब का 42वां एपिसोड है और आप लोगों के सवालों के जवाब इस एपिसोड में हम लोग देंगे, जो भी आपने पिछले हफ्ते में तमाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ है। और उसके पहले एक जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दें कि हर साल जो है 6 जुलाई के दिन हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और उसमें एक हैशटैग भी हम लोग चलाते हैं, सेल्फी विद सैपलिंग। ये 6 जुलाई के दिन रखने के पीछे मकसद ये है क्योंकि श्री अनिल माधव दवे जी थे, जो कि काफ़ी बड़े पर्यावरणविद थे, यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट थे, और उनका जन्म जो है वो 6 जुलाई के दिन ही हुआ था। पर 2017 मई में उनका देहांत हो गया और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक ही चीज़ कही थी, जब कभी मैं मर जाऊं तो मेरे नाम पे कोई स्मारक बनाए जाने के बजाय आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना जो है अच्छा रहेगा। तो उन्हीं की याद में जो है हर साल जो है 6 जुलाई के दिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने की कोशिश करते हैं। ये मुहिम लगातार पिछले 5 सालों से चली आ रही है। इस साल भी जो है 6 जुलाई के दिन हम लोग ये पूरा का पूरा कैंपेन चलाने वाले हैं, जिसमें सैकड़ों पेड़ जो है अलग अलग जगहों पे लगाने की कोशिश रहेगी। आप लोगों में से भी जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आने वाले वीडियोज़ में आपको लगातार मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल ले लेते हैं अक्षय जी का। इन्होंने सवाल किया है, हेलो सौदागर टीम, होप ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच। हम लोग अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। और इनका सवाल है, हाइंस टू डेवलप 43 एकड़ आईटी पार्क इन खराड़ी विद गोयल गंगा, ऐसी न्यूज आई है। एनी आइडिया वेयर इज दिस लैंड पार्सल इन खराड़ी? देखें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दें। जैसे ही इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आएगा वो उसके ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे। इसमें गोयल गंगा ने जो फर्म इसके साथ हाइंस के साथ जोड़ा हुआ है वो है गोयल गंगा कॉरपोरेशन, जिसमें जो है मिस्टर जयप्रकाश जी सीताराम गोयल जो हैं और उनके सुपुत्र अमित गोयल जी ये शामिल हैं। और हाइंस, अगर आप हाइंस की बात करिए तो ये एक इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि ये 27 कंट्रीज़ में मौजूद है। अगर आप देखें 270 से ज़्यादा सिटीज़ में जो है इनका प्रेजेंस है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। 1957 में जो है ये फॉर्म हुई है और आज के डेट में अगर आप देखें जेफ हाइंस इसके सीईओ हैं। तो ये कंपनी जो है खराड़ी के आसपास आना एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट आएगा तो तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पर ये प्रॉपर खराड़ी में नहीं है, खराड़ी के पास में है। जहाँ तक अभी हमें खबर मिल पाई है, जो आपका चौकीधानी का लोकेशन है उसके आसपास जो है ये डेवलपमेंट होने वाला है। एक बार जैसे ही इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो उस पूरे IT हब का नाम रखा जा रहा है वो है आपका GG मेट्रोपोलिस। ये एक तरीके से CBD रहेगा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं। और उस तरीके से काफ़ी बड़े लैंड पार्सल, लगभग 40+ एकर्स को डेवलप किए जाने की बात की जा रही है। और गोयल गंगा के पास अगर आप देखें तो ये उबाले नगर वाघोली के पूरे सेक्शन में सैकड़ों एकड़ लैंड है, तो उसे धीरे धीरे डेवलप करने की कवायद है। चौकीधानी भी बंद हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चौकीधानी का लैंड पार्सल उसी में हो सकता है। पर इसके बारे में कन्फर्म इन्फॉर्मेशन जो है जल्द से जल्द आपको डिटेल वीडियो के माध्यम से देंगे, जैसी चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ जाती हैं। पर ये मान के चलिए कि ये प्रॉपर खराड़ी में ना होके खराड़ी से लग के जो ये सेक्शन उबाले नगर का वहाँ पे होने वाला। वैसे अब वाघोली भी कॉर्पोरेशन लिमिट का हिस्सा है, पेपर वर्क वगैरह कुछ रुके हुए हैं, बाकी चीज़ें जो है धीरे धीरे डेवलप होंगी। और जैसा मैंने बताया, जैसे बाकी जो इन्फॉर्मेशन आएंगे वो आप तक हम लोग जरूर पहुँचाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रणित जी ने पूछा है, प्रणित जी का सवाल है, सर रीसेल मार्केट में क्या सेकेंड वेव से असर पड़ेगा? सेल्फ यूज के लिए लेना था, कैसे निगोशिएट करें, कृपया बताएं। देखिए प्रणीत जी, पहले तो इसमें एक काम आप ये कर सकते हैं कि रियल एस्टेट में जब रीसेल की बात आती है तो 2 तरह का रीसेल जो है मार्केट में रहता है। एक ये जो प्रॉपर इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करके रखे हैं, अब उस पर कुछ ROI लेके वो एग्जिट होना चाहते हैं। दूसरे तरह का ये है कि डिस्ट्रेस सेल आ रहा है, यानी कि किसी को ज़रूरत है पैसे की और उस वजह से वो बेच रहे हैं, या उनको जो है कुछ नई प्रॉपर्टी में खरीदना है इस वजह से बेच रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग तरह के रीसेल मेनली रहते हैं। बाकी छोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो काफ़ी सेक्शन बढ़ जाएंगे, पर मेनली आप 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहा है। क्या वो किसी इन्वेस्टर का है जो अब एग्जिट होके निकलना चाहते हैं, या फिर कोई जो है डिस्ट्रेस सेल करना चाह रहा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाइए, यानी कि कोई डिस्ट्रेस सेल प्रॉपर्टी वही आप लीजिए, ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है। ये जानने के पीछे मकसद ये है, अगर आप ये समझेंगे कि किस तरह का रीसेल है उससे फ़ायदा क्या होगा, उस पर बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर उसने लोन कराया हुआ है, अब लोन पे इंटरेस्ट भी जा रहा है। 50 लाख की प्रॉपर्टी किसी ने ली, उस पर उन्होंने 40 लाख रुपए का लोन लिया और उसको लगभग उन्होंने 6 साल तक भरा। तो आप ये सोचिए कि जो
50 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, 50 लाख की प्रॉपर्टी पे जो 40 लाख रुपए का लोन था, उस पे जितना इंटरेस्ट उन्होंने भरा है उसको वो उसमें ऐड करना चाहेंगे। प्लस वहां पे उन्होंने तमाम और भी खर्चे किए होंगे, वो भी ऐड करेंगे, चाहेंगे 2 पैसा उनको प्रॉफिट मिले। तो ऐसे केस में अगर आप खरीदने जाएंगे तो प्रॉपर्टी कॉस्ट अमूमन जो ऐसे सेलर हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है, उन्होंने लोन कम लिया हुआ है अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन देके, तो उनको इंटरेस्ट का लोड नहीं पड़ा है, तो उनके पास कुशन ऑफ निगोशिएशन ज़्यादा है, क्योंकि जो मार्केट का इस समय रेट चल रहा होगा उसमें वो निगोशिएट करेंगे, तो वो ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि मैंने इंटरेस्ट का पार्ट कितना दिया हुआ है। पर वो इंसान जिसने इंटरेस्ट भरा हुआ है, जाहिर सी बात है वो चाहेगा वो रिकवर हो। तो ये चीज़ें समझ लेने से आपको ये स्कोप समझ में आएगा कि कौन निगोशिएट करने की हालत में है, अच्छी हालत में है, कौन निगोशिएट करने की अच्छी सिचुएशन में नहीं है। तो इसके जरिए भी आप जो है निगोशिएशन को आगे बढ़ा सकते हैं। पर ये जो आपको मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने से पहले, यानी कि एकदम जीरो डाउन करने से पहले ये जरूर समझें कि जो रीसेल आप देख रहे हैं वो किसका है, उसने किस तरह का निवेश किया था। ये जो भी आपको दिखा रहे हैं उनसे पूछने की आप कोशिश कर लीजिए। डायरेक्ट जब आप सेलर से बात करते हैं उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, पर अमूमन जो लोग बेच रहे हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप फ्लैट का कंडीशन देखें कि वो किस तरह का कंडीशन है। अगर किसी ने उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है तो जाहिर सी बात आपसे 2 पैसे ज़्यादा मांगेगा। अगर वो मेंटेन नहीं है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बस इतना चेक करिए, लीकेज, सीपेज, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई मेजर जो है उसमें काम नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ के लिए आप जब निगोशिएशन के लिए बैठ रहे हैं तो आप उनसे ये बात करिए कि जो इसमें खर्चा आ रहा है, जब सब कुछ आपने बात कर लिया तो आप ये रख सकते हैं पॉइंट कि जो इसमें खर्चा आएगा प्लीज़ उसे आप जो है वेयर कर लीजिए, जिससे कि इसमें जो भी पेंटिंग वर्क है, एसिड वॉश कह लीजिए या कुछ सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह के काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो अमूमन जब सारी बातें हो चुकी हैं तो सेलर इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि 50-50% उसका शेयर कर लिया जाए कि जितना भी खर्चा आएगा उसका 50% आप बियर करिए और 50% सेलर बियर कर ले। तो इन तरीकों से जो पहला हमने तरीका आपको बताया, जो आप समझें वो कौन सेल कर रहा, वो शायद आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा और आप समझ पाएंगे कि कौन अच्छी स्थिति में है उसे निगोशिएट करने के। आगे चलते हैं। डिजिटल योद्धा करके इनका चैनल का नाम है। इन्होंने सवाल किया, हेलो सर, कैन यू हेल्प मी ऑन बेलो क्वेरी? We were buying ready to move flat. Problem here is there was some tiles broken and tap were not fitted. We have done with agreement on March, but yet in June, builder has not repaired this and we are waiting to get possession. Due to this, we did not process loan part. I am worried about will builder can do resale or not. देखें, पहली चीज तो अगर आप किसी चैनल के नाम से कमेंट कर रहे हैं तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप ब्रैकेट में अपना नाम जरूर डालें, जिससे पता चले कि आप कौन कमेंट कर रहे हैं। देखें, जब भी आप कोई रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं और उसकी वजह से आपका लोन जो है आपने रोक रखा है, प्रोसेस नहीं किया है, तो बिल्डर उसे रीसेल नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एग्रीमेंट हो चुका है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो शायद वो इमीडिएट कैंसिल करके आपका पैसा रिफंड करके आगे बढ़ जाता। अगर बिल्डर उसे कैंसिल कर रहा है, किसी और को बेचना है, तो पहले जो आपका पैसा है या तो उस क्लॉज में ऐसा लिखा हो एग्रीमेंट में कि वो पूरा फॉरफिटेड हो जाएगा और तब भी उसको आपको इंटीमेट करना होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ जरूर हो सकती है कि लेट पेमेंट के लिए वो आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज जरूर कर सकता है, क्योंकि ये क्लॉजेज जो हैं एग्रीमेंट का हिस्सा होती हैं और उसके बिहाफ पे अगर उसको लगता है तो वो इंटरेस्ट के लिए आप पे जोर बना सकता है। लेकिन अमूमन बिल्डर ऐसा करते नहीं हैं। यहाँ पे सलाह ये रहेगी, अगर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो आप अकेले नहीं होंगे, कुछ और भी आपके साथ लोग होंगे। बिल्डर से बात करिए, इसमें एक मध्यस्थता लाने की कोशिश करिए कि कम से कम जो भी काम बचे हैं उसको कितने जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप कंप्लीट नहीं करने की सिचुएशन में हैं, सिर्फ आप जैसा इंटरनल वर्क की बात कर रहे हैं, तो फाइनल डिसबर्समेंट में उनसे बोलिए कि आप इतना कंपेंसेशन दीजिए, हम लोग खुद इसको करा लें। तो कहीं ना कहीं बिल्डर उसके कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो एक बार आप एग्रीमेंट को प्रॉपर पढ़िए कि उसमें ऐसी सिचुएशन के लिए क्या क्लॉजेस हैं, कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, या बिल्डर अगर पोजीशन डिले कर रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट आपको देना है। उस तरीके से फिर आप एक अच्छे लॉयर से जो है सलाह लेके आगे उस पर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मध्यस्थता से काम आगे बढ़ सकता है। आगे चलते हैं। चेतन गाडगिलवार जी हैं, इनका सवाल है, इज साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंट्रेंस फ्लैट आर गुड? प्लीज लॉन्च सम वीडियोज रिलेटेड टू वास्तु। देखिए चेतन जी, एक चीज इसमें बताएंगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी वास्तु पे 1-2 वीडियोस बनाए हैं,
पर आपका कहना सही है कि उसमें सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो है एपिसोड आपको अगर देखना है तो कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पे इस पे कुछ नए एपिसोड लाएं। पर इतने ज़्यादा वीडियोस पेंडिंग है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमने कुछ नए शूट नहीं कर पाए थे लोकेशन डिटेल के। अब धीरे धीरे चालू कर रहे हैं, जो भी हमारे पास पुराने आर्काइव में थे जिसका हमने रिकॉर्डिंग कर लिया था उसका कंटेंट रेडी करके लोगों तक ला रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे प्रोमिसेस थी जो अभी नहीं पूरी हो पाई हैं, कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ हफ्तों में उन सबको कंप्लीट कर लिया जाए। जहां तक रही वास्तु की बात, अगर आप देखें तो वास्तु में मेन 10 दिशाएं मानी जाती हैं। 4 आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 विदिशाएं होती हैं, और ऊपर और नीचे को मिला के ये 10 दिशाएं इसमें रहती हैं। अब इस 10 दिशाओं में अगर आप समझें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सबको पता है। इसके बाद जिसको आप साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसका जो नाम आप देते हैं इसको एक्चुअली कहा जाता है आपका ईशान, नैऋत्य, अग्नेय, वायव्य। अब ये नाम से ही अपने आप में समझ में आ रहा है, अग्नेय यानी कि कुछ वहाँ पे कुकिंग वगैरह रिलेटेड काम हो सकते हैं, वायव्य यानी कि जहाँ वेंटिलेशन ज़्यादा है वहाँ पे आपका टॉयलेट वगैरह हो सकता है, ईशान सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है एंट्रेंस के लिए, लिविंग एरिया के लिए, और जो आपका नैऋत्य का हिस्सा है वो मास्टर बेडरूम के लिए या कुछ भारी सामान रखने के लिए। जब ऊपर ओवरहेड टैंक्स होता है तो वहाँ पे भी जो है लोग नैऋत्य के दिशा में ही इन चीज़ों को रखते हैं। स्टोर रूम अगर बनाना है तो वो भी वो नैऋत्य की दिशा में बनाया जाता है। अब बात अगर आप करें एंट्रेंस की, तो जो वास्तु में डायरेक्टली अगर आप केवल डायरेक्शन पे जाएंगे तो वहां एंट्रेंस के लिए ईस्ट, नैऋत्य, ईशान कोण, ईस्ट और नॉर्थ, ये 3 ही जगह पे आप कर सकते हैं। यानी कि नॉर्थ फेसिंग हो, जब आप एग्जिट कर रहे हैं, खासकर आपका फ्लैट है, आप अपने यूनिट से जहां से एग्जिट कर रहे हैं, जिस तरफ आप एग्जिट कर रहे हैं वो डायरेक्शन माना जाता है। तो वो या तो नॉर्थ होना चाहिए, या तो ईस्ट होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, दोनों का बीच का हिस्सा। इसके अलावा डायरेक्टली रिकमेंडेड नहीं है वास्तु में कि किसी तरफ एंट्रेंस हो। लेकिन आप एक चीज समझें, इन सबके केंद्र में है जो आपका एक तरीके से वास्तु पुरुष होता है, उसका सेंटर पॉइंट, वो जगह जो है खुली होनी चाहिए। अगर एज पर हम डायरेक्टली वास्तु की बात करें, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी अपार्टमेंट के लिए, पर एक बिल्डिंग के लिए पॉसिबिलिटीज है, या पूरे प्रोजेक्ट के लिए पॉसिबिलिटीज है कि बिल्डर उसको पूरे प्रोजेक्ट को एज पर वास्तु वो डिजाइन कर ले। तो आप यहाँ ये समझें, फ्लैट की सिचुएशन में, अपार्टमेंट की सिचुएशन में चीज़ों को जो है एक तरीके से अल्टरनेट वे में हमें जाना पड़ता है कि अगर कोई चीज़ उस तरीके से नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा एज पर रेकमेंडेड वास्तु है, तो आपको उसके अल्टरनेट पे जाना ही होगा। क्योंकि फ्लैट के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आप ओपन नहीं रख सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ईस्ट की तरफ निकलने का एक प्राविधान बनाया गया है वो इसलिए कि जब भी सुबह की रोशनी आए तो आपकी खिड़की के जरिए आपका दरवाजा खुला हो, सुबह की रोशनी सूरज की आपके घर के अंदर आए। पर अमूमन अगर आप ईस्ट फेसिंग फ्लैट किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी स्कीम में लेंगे तो वो कॉरिडोर में ओपन होगा, यानी कि आपके सामने भी कोई ना कोई फ्लैट होगा या दीवार होगी, लिफ्ट की लॉबी होगी, तो वहाँ डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो साइंटिफिक वे है वास्तु का, वास्तु शास्त्र है, यानी कि घर का साइंस, तो ये साइंस फेल हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वहाँ नहीं आ रही है। तो इसको आपको वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा, ना कि सिर्फ आप ये एक ही चीज दिमाग में जमा लीजिए कि नहीं ईस्ट में ही होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना होगा, क्या वहां प्रॉपर सनलाइट आ रही है, क्या प्रॉपर वेंटिलेशन है, मैक्सिमम वेंटिलेशन उस रीजन में कब कब होता है। इन चीज़ों पे ध्यान देके उसका अल्टरनेट वे बनाया गया है, उस पर भी कोशिश करेंगे कुछ नए वीडियोस लाएं। इस तरीके से सिलसिले तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि आपका साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस है वो गलत है, या वहाँ पे आपको बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही आपको लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका जो अल्टरनेट वे है वो समझने की कोशिश करिए, वेंटिलेशन समझिए, लाइट समझिए। ये जो है वास्तु का मेन पार्ट है। जब कोई अपना इंडिविजुअल घर बना रहा हो तो वहाँ पे प्योरली वो वास्तु को अप्लाई करने की ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में होता है, यानी कि वो एंट्रेंस पे ध्यान दे सकता है, वो स्टोर रूम पे ध्यान दे सकते हैं, वो सेंटर का पॉइंट ओपन भी रख सकते हैं। जैसे कई बार लोग जो है ग्रिल वगैरह लगा के वहाँ पे ग्लासेस लगा देते हैं, या फिर आंगन का जो एक प्राविधान था पहले। तो ये चीज़ें जब आप खुद का अपना बंगलो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई विला बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, उस समय ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आप वास्तु को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर लें। पर जब आपके अपार्टमेंट की बात आती है, फ्लैट की, तो वहाँ बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है और बहुत सी चीज़ों के लिए अल्टरनेट वे पे आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग तमाम वीडियो कोशिश करेंगे ले आएँ, और जो भी आपके पास उसमें इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मिलती है उसे भी एक बार आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन करके इनके चैनल का नाम है और इन्होंने सवाल किया है, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियोस, दिस हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू सो मच आपको भी।
प्लीज हेल्प विद योर रिव्यू ऑन प्रोजेक्ट 29 गोल्ड कोस्ट टिंगरे नगर। ऑल्सो व्हाट आर द बेस्ट प्रोजेक्ट इन धानोरी एरिया, इज इट गुड लोकेशन फॉर IT एम्प्लॉयज हु वर्क्स एट हिंजौड़ी। देखें, पहली चीज जैसा मैंने पहले भी अनुरोध किया कि आप लोग ब्रैकेट में अपना नाम जरूर दीजिए। तो पहली चीज जो 29 गोल्ड कोस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये टिंगरे नगर के पास में है, मुंजावा बस्ती में आता है। अच्छी चीज ये है कि ये दो तरफ जो है रोड से है, दोनों तरफ इसके एंट्री मौजूद है प्रोजेक्ट के लिए, जो आने वाले समय पे ओपन कर देंगे। तीसरी चीज ये है कि ये आपका फनल जोन में आता है। कल हमने एक छोटा सा लाइव किया था जिसमें काफी वॉइस डिस्टर्बेंस भी थे, वहां पे हमने इसके बारे में जिक्र किया था थोड़ा बहुत। जो आपका पूरा फनल जोन है यानी कि फ्लाइंग जोन है, इसकी वजह से वहां पे हाइट रिस्ट्रिक्शन है, तो वहां पे ज्यादा हाई राइजेज नहीं बन सकते, लेकिन मल्टीपल बिल्डिंग जरूर बन सकते हैं। यानी कि जो एक तरीके से अगर आप हाई राइजेस बनाते हैं तो सेंटर स्पेस आपका पूरा एमिनिटीज के लिए निकल जाता है, पर ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नंबर ऑफ फ्लैट्स, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जो है वो बढ़ जाए, पर हाइट में वो ज़्यादा नहीं रहेंगी। दूसरी एक खुशखबरी ये है कि ये प्रोजेक्ट पहले लॉन्च हुआ था 2015-16 में एक बार। इसमें गाड़ा ग्रुप है, मैजेस्टिक है, मंत्रा है, 3 लोग इसको मिलकर बना रहे हैं, जिसमें कोई स्लीपिंग पार्टनर है, कोई एक्टिव है। तो इस तरीके से इसको जब लॉन्च किया गया तो इसमें काफ़ी रुकावटें आई और वो एक तरीके से री लॉन्च किया गया 2018 के आसपास। तब से प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा है और ऑन टाइम जो है लग भी रहा है कि पोजीशन वगैरह दे देंगे। और एमिनिटीज़ की बात करें तो उस पूरे लोकेशन में जो लैंड पार्सल वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए तो छोटे लैंड पार्सल ज़्यादा हैं। टिंगरे नगर में जैसे 12-13 लेन्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे 5 गुंठा, 10 गुंठा, 20 गुंठे के छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक आध दो प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जो आपको कुछ बड़े लैंड पार्सल पे मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे आपको मिल रहा है। मंत्रा का नाम भी मिड सेगमेंट में रेनाउंड, अगर आप ईस्ट पुणे में देखें तमाम जो है इन्होंने नॉर्थ के साइड में भी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उंदरी के साइड में यानी कि साउथ में भी इनके कई प्रोजेक्ट हैं, तो भरोसा किया जा सकता है। जहां तक आपने एक दूसरा सवाल डाला है, ऐसे लोग जो हिंजौड़ी की तरफ काम करना चाहते हैं उनके लिए कैसा होगा। अगर आप टिंगरे नगर से निकल के जाना चाहते हैं तो थोड़ा आसान होगा कि आप होलकर ब्रिज यानी कि बॉम्बे सैपर्स होते हुए और फिर खड़की से आप आगे निकल जाइए पुणे वेस्ट की तरफ। फिर भी इतना अनुकूल नहीं होगा अगर आप धानुरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका डिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा। आपको विश्रांतवाड़ी आना होगा और वहां से फिर आप आगे वही बॉम्बे सैपर के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो अब आप ये समझिए कि धानोरी में जो आपने बात की है, धानोरी का एक ही समस्या है, कनेक्टिविटी। जब आप विश्रांतवाड़ी टू लोहगांव का जो जकात नाका हुआ करता था, ऑक्ट्रॉय नाका, वो रोड तो आपके पास है, जो DRDO के बगल से होके जा रहा है, वो एक अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब आप अंदर की बात करते हैं, जैसे पोरवाल रोड है लोहगांव का हिस्सा, वो भी कॉर्पोरेशन का पार्ट हो चुका है। उसके पहले देखें मयूर किलबिल वगैरह के जो प्रोजेक्ट हैं, तो वहां से भी जो रास्ता जा रहा है, जैसे वहां पे भी मंत्रा माउंटेना करके प्रोजेक्ट है, वो रास्ते अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और उसके सामने जो है पूरा डिफेंस का लैंड है। पीछे जो है सहारा सिटी का प्रोजेक्ट था जो रुक गया और तमाम बिल्डर नेती वगैरह ने वहां पे अलग अलग लैंड पार्सल परचेज कर लिए हैं। तो अगर आपका जो 59 चौक का कनेक्टिविटी है, यानी कि जो आपका चरोली से PCMC के सेक्शन से, जहां प्राइड वर्ड सिटी है, जहां पे आपका DY पाटिल कॉलेज है, वहां से जो रास्ता बनाए जाने की बात की जा रही है, जो पार्ट एंड पार्सल में बनी भी हुई है, अगर वो 59 चौक तक कनेक्ट हो जाए तो वहां के लिए बहुत बड़ा जो है एक चेंजेस आ जाएगा। क्योंकि उसकी वजह से आप ये समझने की कोशिश करिए कि पूरे के पूरे लोकेशन में अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लोगों को सीधा जो है विश्रांतवाड़ी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो इस रास्ते से आ सकते हैं। पर ये रास्ता पिछले 7 से 8 सालों से रुका हुआ है। उसका मेन कारण क्या है? एनक्रोचमेंट ज़्यादा है। किसी का अपना प्राइवेट लैंड है, वो देना नहीं चाह रहे हैं। अगर उनको देना है तो केस ऑलरेडी पेंडिंग है। तो अब ये कब बन पाएगा, इस पर कोई भी डेडलाइन नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो सीमेंटेड वर्क हुआ था आज के 4-5 साल पहले, वो आज की स्थिति में भी कुछ वैसा ही है, कुछ उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। तो ये बीच बीच का जो सेक्शन है, कलवड़ बस्ती से भी वो आगे होकर गुजरता है, वहाँ पे भी कुछ पैचेज में काम बाकी है, वहाँ पे भी ब्रह्मा का एक प्रोजेक्ट है। तो ये सब चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, और कब क्लियर होंगी ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यही एक जो है ड्रॉबैक है जब आप धानोरी मेन रोड से हटके किसी और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो पोरवाल रोड पे हो, चाहे वो प्रॉपर धानोरी में हो। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अगर लगता है कि आप वेस्ट में ज़्यादा काम करेंगे और ईस्ट में आपके लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, या आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको वेस्ट मार्केट को एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि नहीं, मैं ईस्ट मार्केट में भी काम कर सकता हूं और अभी मुझे कुछ समय के लिए वेस्ट में जाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल आप टिंगरे नगर मुंजावा बस्ती के सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा आपने एक नाम लिया, मंत्रा 29 गोल्ड कोस्ट, प्राइसेस वगैरह देख लें। मिड सेगमेंट में अच्छा बिल्डर है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरियस क्वालिटी का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वैल्यू होम्स बनाए हुए हैं, अफोर्डेबल होम्स बनाए हुए हैं। उस हिसाब से उस सेगमेंट में वो माहिर हैं और उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हुए हैं। आगे चलते हैं।
रवि राजा जी हैं, इनका सवाल है व्हाट इज आर जोन यू मेंशन मेनी टाइम्स इन वीडियो एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनए प्लॉट्स। देखिए आर जोन यानी कि कोई लैंड पार्सल जो ऑलरेडी जो है रेजिडेंशियल जोन डिफाइन किया जा चुका है, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, या तो वो गांवठान सर्कल में आ रहा है, जो गांव का हिस्सा है उसके 2 किलोमीटर के पेरीफेरी तक आर जोन रहता है, वहाँ पे गांव के जो मूल निवासी हैं वो लोग अपना घर वहाँ पे जो भी रिकमेंडेड वहाँ पे गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं। जो भी उनको मार्जिन वगैरह छोड़ना है वो ग्राम पंचायत उन्हें बताती है, आर्किटेक्ट से वो प्लान बनाते हैं, वो बना सकते हैं, वहाँ पे आर जोन रहता है। कई बार अलग हिस्सों पे भी जहाँ पे ज़्यादा रेजिडेंशियल एक्टिविटी रहती है, कॉर्पोरेशन में आने के बाद उसे आर जोन में कर लिया जाता है। वहाँ पे जब आप छोटा लैंड पार्सल भी खरीदते हैं तो उसका 7/12 आपके नाम पे चढ़ जाता है और आप वहाँ के मूल ओनर बन जाते हैं, और उस पर तब भी आपको जो है सैंक्शनिंग लेनी पड़ती है कि किस तरीके का एफएसआई है वहाँ पे और किस तरह का आप जो है स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो आर्किटेक्ट आपको गाइड करते हैं, आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, पीएमआरडीए है तो पीएमआरडीए से, कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन से, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत से बात करके अपने तय एफएसआई के हिसाब से आपको जो है प्लान बना के फिर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जब एनए की बात आती है यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल, जहाँ चारों तरफ का लैंड जो है एग्रीकल्चरल था, लेकिन जो एक पैरामीटर है उसके हिसाब से बीच के कुछ हिस्सों को ऑलरेडी नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि उसको एग्रीकल्चरल से रेजिडेंशियल जोन या फिर कॉमर्शियल जोन में कन्वर्ट करा लिया गया, क्योंकि तमाम तरह के एनए होते हैं, तो उस एग्रीकल्चरल से उसको हटा दिया जाना ही एनए होता है। तो मान लीजिए अगर चारों तरफ जो है एग्रीकल्चरल लैंड है और वहां पे हम किसी प्लॉट की बात कर रहे हैं तो उसे हम एनए कहेंगे अगर वहां पे उन्होंने टाइटल चेंज कराया है। और अगर वो टाइटल चेंज कराएंगे तो रेरा लेने के लिए आपको कुछ प्लान देना होगा कि क्या वहां अपार्टमेंट बना रहे हैं, रो हाउस बना रहे हैं, विला बना रहे हैं, या दोनों तीनों चीज़ों का मिक्सअप कर रहे हैं, या सिर्फ आप प्लॉट बेचने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको प्लान, उसके लिए भी अलग अलग पैरामीटर हैं कि आपको इतना ओपन स्पेस छोड़ना है, इतना स्कूल के लिए छोड़ना है, इतना हॉस्पिटल के लिए छोड़ना है, इतना एमिनिटीज प्लॉट छोड़ना है, रोड की विड्थ इतनी होनी चाहिए और आपको फ्रंटेज इतना देना, और जिसको आप बेच रहे हैं उसके लिए भी एक क्लॉज डाल के देंगे कि इतना मार्जिन भी छोड़ना आपके लिए अनिवार्य होगा। ये सब चीज़ें जब करनी होती हैं तब आप जाके रेरा के लिए अप्लाई करेंगे, आपको रेरा नंबर मिलेगा, तब आप उसे प्रमोट करेंगे। तो ये जो है एनए कहने के पीछे का मकसद है। आर जोन यानी कि जो बाय डिफॉल्ट वहां पे जो पूरा सर्कल का जोनिंग है, अगर वो आर जोन में है तो वहां पे जो तय एफएसआई है उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करिए और उसको सैंक्शनिंग करा के, प्लान को सैंक्शनिंग करा के फिर कंस्ट्रक्शन करिए। तो मुझे लगता है इसमें चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आर जोन कहाँ पे कहा जा रहा है और नॉन एग्रीकल्चरल किस जोन में कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। निशांत अग्रवाल जी हैं, इन्होंने सवाल किया है कैन यू प्लीज गिव सम इंफॉर्मेशन ऑन प्रांजपे, ट्राइडेंट टावर्स, वाकड़ पुणे, कल्पत्रु एक्सक्विजिट वाकड़ एंड यशविन सुपरनोवा वाकड़। प्लीज सर आई हैव शॉर्टलिस्टेड दिस 3 प्रॉपर्टी फॉर माई पर्सनल यूज बट कंफ्यूज ऑन विच इज बेटर एंड रिलायबल। देखिए निशांत जी, बिल्कुल आपके सवाल को इसमें कवर कर लेते हैं। और काफ़ी समय से वाकड़ का जो है वीडियो पेंडिंग है और हमने इसे लॉकडाउन के पहले भी बोला और बीच में 1-2 वीडियोस में हमने बोला कि इसे जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, पर लॉकडाउन की वजह से हम लोग फील्ड में उस तरीके से नहीं जा पाए जैसा हम पहले जाते थे, और मैं कुछ समय के लिए पुणे में था भी नहीं, तो एक तरीके से एक लैकुना आ गया जिस वजह से हम नए वीडियोज, नए लोकेशन जो हमने प्रॉमिस किए थे वो हमने कवर नहीं किए कर पाए। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपके लिए। ये पूरा जो है एरियल व्यू दिखाएंगे, पर इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने 3 प्रॉपर्टी जो है शॉर्टलिस्ट की हुई है। इसमें पहला नाम आपने दिया है प्रांजपे ट्राइडेंट टावर्स का। अगर प्रांजपे के ट्राइडेंट टावर की आप बात करें, प्रांजपे की लीगेसी पे पहले जाइए तो लगभग 33 ईयर की इनकी लीगेसी है और तमाम जो है प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो अबाउट 9.6 एकड़ का इसका पूरा लैंड पार्सल है। यहाँ पे आपके जो है 1 and 2 BHK भी 1 BHK भी ऑफर कर रहे हैं कुछ यूनिट, 2 BHK भी इनके पास है। वहीं जो आपने बात किया है कल्पत्रु एक्सक्विजिट का, इसके भी लीगेसी की बात कर लीजिए तो 50+ ईयर की इनकी जो है लीगेसी है और इनके प्रोजेक्ट के साइज लगभग 5.4 एकड़ का है और यहाँ पे इन्होंने 2, 2.5 और 3 BHK प्रोवाइड किया है। तीसरा प्रॉपर्टी जो आपने लिया है यशविन सुपरनोवा का, विजय का, इनका जो प्रोजेक्ट साइज है अबाउट 5 एकर्स का है और इन्होंने यहाँ पे 2 and 3 BHK दिए हुए हैं। अगर आप वैल्यू फॉर मनी कहिए तो कहीं ना कहीं कल्पत्रु आपका थोड़ा सा हायर साइड में जाएगा क्योंकि एरिया उनके बड़े हैं और कल्पत्रु के तमाम लग्जरियस प्रोजेक्ट भी हैं और ऑल अक्रॉस द इंडिया तमाम सिटीज़ में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, चाहे आप मुंबई की बात करिए, पुणे की बात करिए। तो एक तरीके से अगर मैं फर्स्ट पे रखूंगा तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि लिगेसी ज़्यादा है कल्पत्रु की, अगर आपके बजट में बैठ रहा है तो आप देख सकते हैं। अगर आप 1 BHK देख रहे हैं तो फिर 2
ऑप्शन तो आपसे छट जाते हैं, सिर्फ परांज पे बचता है, वहाँ लेना होगा। पर मुझे नहीं लगता कि आप 1 BHK देख रहे होंगे, नहीं तो आप तीनों ऑप्शन रखते भी नहीं। तो 2 BHK अगर आप देख रहे हैं और बजट आपका है तो एक बार पहली प्रायोरिटी आपको कल्पतरू को देनी चाहिए, क्योंकि लेगेसी अच्छी है, उन्होंने प्रीमियम प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाए हुए हैं। और अगर इस सेगमेंट की भी बात करिए जो लगभग 5.5 एकड़ का है, यहाँ पे भी उन्होंने 2.5 और 3 BHK का सेगमेंट रखा है। तो कहीं ना कहीं इनके पास एरिया 1100 प्लस का भी है कारपेट का। बाकी जो दोनों ऑप्शन आप बता रहे हैं, यहाँ पे बड़े फ्लैट की जो है ऑप्शंस नहीं है, बड़े फ्लैट नहीं रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टाइप ऑफ क्राउड वहाँ रहेगा उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि बड़े फ्लैट भी बना रहे हैं वो, तो इस वजह से भी देख सकते हैं। लेगेसी भी उनकी काफ़ी अच्छी है, पर बाकी चीज़ें भी आपके हिसाब से मैच करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल अफोर्डेबल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यशविन की तरफ जा सकते हैं, और मिड रेंज में इन दोनों के बीच में आता है आपका परांजपे का स्कीम। तो पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी, अगर आप देना चाहते हैं तो आप कल्पतरू को दे दीजिए, दूसरा परांजपे को दे दीजिए, और तीसरा जो है आपका यशविन की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप डिटेल में समझें, एक एक प्रोजेक्ट की बारीकियों पे भी जाइए, क्योंकि मैं यहाँ लेआउट का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, उसके लेआउट कैसे हैं, आपको कैसा पसंद है, तो उस पर जो है डिटेल डिस्कशन कोशिश रहेगी, जैसा हमने पीछे भी प्रॉमिस किया था। अब जो है एक तरीके से अनलॉकिंग प्रोसेस चालू है, तो हम लोग फील्ड पे जाके उसको फ्रेश तरीके से रिकॉर्ड करके कोशिश रहेगी कि कुछ एक सीरीज जो है वाकर सेक्शन से भी आपके पास लाए जाए। पुणे वेस्ट से तमाम वीडियो हमने बनाए हुए हैं, चाहे आप ताथौड़े की बात कर लीजिए, पुनवले की बात कर लीजिए, हिंजोड़ी की बात कर लीजिए, महालुंगे की बात कर लीजिए, सुस की बात कर लीजिए, पाषाण की बात कर लीजिए। हमने तमाम वीडियो जो है बावधान, और अभी पिरंगूट का भी हमने एक वीडियो फर्स्ट जो है लाइव किया था लॉकडाउन के बीच में ही, और उसका सेकंड पार्ट भी जल्द आप लोगों के सामने लाएंगे। ये जो हमने बताए लोकेशंस, इसके वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, यदि आपने नहीं देखा देख लें। वाकर से हमारे पास वीडियो जो है बिल्कुल ना के बराबर हैं। हमने पुनावले के वीडियोज में थोड़ा बहुत सेक्शन जो है दिखाया हुआ है, पर कोशिश रहेगी डिटेल में इसका डिटेल आपके सामने ले आए। आगे बढ़ते हैं, धीरज ननगरे जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू चेक व्हेन बिल्डर्स आस्क अस फॉर टेक्निकल चेक विजिट बिफोर गिविंग पोजीशन, एनी पर्टिकुलर थिंग्स विच यूजुअली पीपल मिस टू चेक दैट टाइम, थैंक्स इन एडवांस। देखिए धीरज जी, बड़ा ही अच्छा सवाल और बहुत ही बारीकियों भरा सवाल इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इन सब चीज़ों को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम तो फ्लैट में जाएंगे ही, तो वहाँ पे जो चीज़ें बनी हैं, कहीं क्रैक्स दिखेगा, कुछ आपको लगता है कि नहीं सही है, तो हम उसके बारे में वहाँ जाके खुद ही देख के चेक कर लेंगे। पर ये सवाल जो आपने किया, इसमें मैं सबसे पहली जो आपने बारीक सवाल किया है, तो बहुत ही माइन्यूट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखिए, जो वॉश बेसिन दिया जाता है, चाहे वो किचन का हो जहाँ पे आपका सिंक लगा होता है, चाहे टॉयलेट में जो वॉश बेसिन आपके दिए गए, उसके नीचे आपको सैंपल फ्लैट में क्या बताया गया था, क्या वो एसएस का था, स्टेनलेस स्टील का दिखाया गया था? अगर हाँ, तो ये देखिए क्या वो एसएस का दिया गया है, स्टेनलेस स्टील का दिया गया है, या यूपीवीसी का फाइबर का पूरा सेटअप उसी स्ट्रक्चर का दिया गया है, या फिर जो थर्ड लेवल पे आता है, सीधा जो एक पाइप होती है, सीधा आप खींचिए, बड़ी हो जाती है, उसको लगा दिया जाता है। आउटलेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ों को, यानी कि ये जो डिफरेंसेस हैं तीनों को, ये एक बार चेक कर लिए, आपको सैंपल में क्या दिखाया गया था या बताया क्या गया था, आज क्या है, ये देखना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी चीज, जो आप एल्यूमिनियम का ट्रैक देख रहे हैं, आजकल इसमें जो है यूपीवीसी के भी ट्रैक्स आ रहे हैं, जिसमें नॉइज कम आता है, जब आप उसका क्लोजिंग सॉफ्ट क्लोजिंग रहता है, और थोड़ा भारी भी लगता है, उसमें किसी भी तरह का ऑक्साइड बनाने के चांसेस नहीं होते। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बन सकता है, पर जो फाइबर है, यूपीवीसी है, वहां पे कोई भी ऑक्साइड, यानी कि उसका वो इरोड होना इतना आसान नहीं होता है। तो ये भी कंसेप्ट अगर आपको सैंपल में दिखाया गया तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा दिया गया है। कुछ हेयर लाइन क्रैक्स हैं तो आप बिल्डर से बात कर सकते हैं, उसे वो रिपेयर करके पेंट करके देंगे। कहीं आपका टाइल्स में कुछ गंदा दिख रहा है तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए एसिड वॉश होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेआउट भी आपको चेक करना चाहिए, जैसा दिखाया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका ड्राई बैल्कनी है वो थोड़ा बहुत कम दिया गया हो या कुछ उसमें मिसिंग हो। तो बारीक वाली चीज भी मैंने बता दी, लेआउट आपको बता दिया, प्लस जो क्वालिटी आपको दिखाया गया था वो भी आपको रीचेक जरूर करना चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पे आपके लिए है। और इस सवाल के ऊपर डेफिनेटली हम लोग डिटेल वीडियो किसी फ्लैट में जाके बनाएंगे, जिससे आपको हर एक चीज के बारे में बता पाएं। पर मोटे तौर पे अभी अगर आप पोजीशन लेने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रख लें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूजा बागुल जी ने पूछा है और इनका सवाल है, हाय सर, आई वुड लाइक टू नो हाउ सौदागर वर्क्स। और आपने 4 सवाल पूछे हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है आपका, डू यू हेल्प इन सर्चिंग फ्लैट्स और यू प्रोवाइड ओनली कंसल्टेशन एंड प्रोज एंड कॉन्स। दूसरा आपने पूछा है, एज फार एज आई नो यू हैव अ टीम ऑफ 10+ पीपल, इफ यू डोंट माइंड मे वी नो व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इनकम।
तीसरा सवाल आपने पूछा है, व्हाई शुड वी बिलीव दैट यू आर नॉट डिफेमिंग एनी प्रोजेक्ट एंड प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक बिल्डर प्रोजेक्ट। चौथा सवाल आपने किया, व्हाट कैन वी डू इफ वी लाइक सम प्रोजेक्ट बट यू आर सेइंग इट्स वर्थलेस और वाइस वर्सा। तो देखिए पहले सवाल का आपका जवाब दे देते हैं, डू यू हेल्प इन सर्चिंग फ्लैट्स और यू प्रोवाइड ओनली कंसल्टेशन एंड प्रोज कॉन्स। देखिए पहली चीज पूजा जी कि हम लोग पहले तो सौदागर आपको पूरा कंसल्टेशन देता है, और इस कंसल्टेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्रो टू माइक्रो, इसके लिए एक बार आप हमारा सौदागर का जो यूट्यूब का ही अबाउट सेक्शन है उसे भी चेक कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। और सर्चिंग की जहाँ तक बात आई, कंसल्टेशन के बाद हमारे पास ग्राउंड सपोर्ट टीम भी है जो आपको सर्चिंग में भी हेल्प करती है। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो आपने किया हुआ है, एज फार एज आई नो यू हैव अ टीम ऑफ 10+ पीपल, इफ यू डोंट माइंड मे वी नो योर सोर्स ऑफ इनकम। देखिए पहली चीज, जो भी हमारी कंसल्टेशन है ये पेड है, हम कोई इस तरीके से तो हम नहीं कह सकते कि हम ऐसी संस्था हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं चीज़ों को। हमारा जो भी कंसल्टेशन है वो आपका पेड कंसल्टेशन, छोटे मोटे कंसल्टेशन जैसे किसी ने कॉल कर दिया, कुछ छोटे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑब्वियस उसके लिए हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन जिन्हें भी, जो भी बायर डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं, डिटेल्ड कंसल्टेशन चाहते हैं, उनसे हम लोग फीस चार्ज करते हैं, ये हमारा चार्ज है। जहाँ तक रही बात आपका ये समझने की कि आपके पास 10+ लोगों की टीम है, तो बिल्कुल हम लोग 10-12 लोग हैं, जिसमें हमारी एडिटिंग टीम है, हमारी ग्राउंड सपोर्ट टीम भी है। हम लोग हैं जो जाते हैं किसी भी लोकेशन पे, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद करते हैं। और अगर आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहेगी तो आने वाले समय पे शायद 10 से 100 लोग भी हम लोग हो जाएंगे और आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन ले आएंगे जो कहीं आपको नहीं मिल पाते हैं। अगला सवाल है, वाई शुड वी बिलीव दैट यू आर नॉट डिफेमिंग एनी प्रोजेक्ट एंड प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बिल्डर। देखिए इसमें बिलीव अगर आपको नहीं है तो ये आपका खुद का मैटर है। जो लोग भी बिलीव नहीं कर सकते, बिलीव मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझ पर बिलीव करिए, यू शुड फील इट। अगर आपको ये फीलिंग ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार ये बंदा क्या है, इसने क्या क्या किया है, तो बिल्कुल आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी ऑलवेज टॉक ऑन द फैक्ट्स, क्या फैक्ट है। अब इस फैक्ट में जैसे एक तो लीगेसी आ जाती है, जो जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं वो किस तरीके से, इस पे हम लोग पूरी तरीके से बात करते हैं। और जहां तक रही बात डिफेमिंग की, अगर किसी बिल्डर को फिर भी लगता है कि हम उन्हें डिफेम कर रहे हैं तो डिफेमेशन केस कर सकते हैं, हमें नोटिस भेज सकते हैं, इसके लिए ओपन है। जो चीज़ें हैं और जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है और आने वाले समय पे जितने इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर पाएंगे वो निष्पक्षता के साथ हर किसी के सामने जरूर लाएंगे। अगला सवाल आपका है, व्हाट कैन वी डू इफ वी लाइक सम प्रोजेक्ट बट यू आर सेइंग इट्स वर्थलेस और वाइस वर्सा। देखिए पहली चीज़, अगर हम किसी चीज़ को वर्थलेस कहें तो ये गलत होगा। कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं, उसका कैटेगरी क्या है, किसको उसे खरीदना चाहिए और किसको नहीं खरीदना चाहिए, इस पर बात कर सकते हैं। और अगर वर्थलेस कह रहे हैं तो उसका फैक्ट भी देंगे। विदाउट फैक्ट तो ऐसे कोई भरोसा भी नहीं कर सकता कि कोई भी बायर हमारे पास आएगा और हमने कह दिया नहीं ये वर्थलेस है और वो मान भी जाए। या आप ही हैं, मान लीजिए आप हमारे पास आती हैं और आप कहती हैं ये प्रॉपर्टी हमने शॉर्टलिस्ट किया है, मान लीजिए हमने अगर हमारी टीम ने कहा कि नहीं ये वर्थलेस है, तो आप तो ये जरूर पूछेंगे कि वर्थलेस क्यों है। ऐसे तो कोई मान नहीं लेगा कि हमने बोल दिया और पत्थर की लकीर हो गई। तो इस पर प्रोबिंग होती है, हर एक चीज पे जो है डिस्कशन होता है, उनकी लेगेसी, उन्होंने क्या डिलीवर किया है, जो डिलीवर किया उसकी क्वालिटी क्या है, वहां के लोगों का रिव्यू क्या है, इसके आधार पे लोगों को चीजें हम लोग बताते हैं। आपने कहा कि अगर हमने वर्थलेस कहा तो, और अगर हमने उसको कहा कि नहीं प्रोजेक्ट अच्छा है तो ये जैसा हमने बताया कि इस पे पूरा डिस्कशन जब आप करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं और विद फैक्ट हम बात करते हैं। कोई कोरी कल्पना नहीं है कि हम सुबह उठे और बस हमने वीडियो बनाना चालू किया और हमने बोल दिया ये प्रोजेक्ट बेकार है, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं। हर चीज का पहले, और 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, और हमारी टीम में भी जितने लोग हैं मिनिमम 5 ईयर का लोगों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है हम उस पर पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं, ग्राउंड सपोर्ट टीम से भी हेल्प लेते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ जो डिलीवर हुए वहां पे भी जाते हैं। आपको ये बताएं, कई लोगों के जो है कॉल आते हैं जो हमें सीधे इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे ये कमियां हैं। जब बात कवर करने की आती है तो वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशन है। वो ये बताते हैं कि नहीं हमारे सोसाइटीज में अलाउ नहीं किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि अगर आप इस तरीके से दिखाएंगे तो हमारी ही रीसेल डाउन होगी, यानी कि जो रीसेल वैल्यू वो डाउन होगी। इस वजह से हम लोग कई बार जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है उसका रिव्यू नहीं ला पा रहे हैं, पर कंप्लेन लगातार आ रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं, कॉल के जरिए आ रहे हैं, और हमने हर चीजों का आर्काइव बनाया। ये सबसे अच्छी चीज है। जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसका भी आर्काइव है वीडियो के फॉर्मेट में, जितने इंट्रैक्शन है वो रिकॉर्डेड है हमारे पास, जितने व्हाट्सएप आते हैं उसका भी आर्काइव बनाते हैं, जिससे आने वाले समय पे इसको हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने रख पाएं।
और लोग खुद जाकर डिसाइड करें वो कैसा, और अपनी बातों को एनोनिमस तरीके से भी वहां पे रख पाए। तो अभी तो कम है, आने वाले समय पे जो भी कमी होगी बिल्डर की वो भी लाएंगे, जो अच्छी चीजें होंगी वो भी लाएंगे। एंड दैट्स द बायर्स चॉइस कि उन्हें क्या पसंद आता है। और हम भी एक चॉइस ही हैं, हम कोई भी चीज, हम एक कंपल्सन नहीं है हमारा, हम भी एक चॉइस है। जिनको भरोसा होता है, जिनको हमारे फैक्ट पे भरोसा है, वो भरोसा करेंगे, वो अच्छे हैं। जो भरोसा नहीं करेंगे वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास भी अपना कोई फैक्ट, अपना कोई तरीका जरूर होगा। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये प्रयास, सौदागर का ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।